वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज हम लोग एनटीपीसी मैथ सेट 16 का सॉल्यूशन देखेंगे और ये जो आज का सेट है वो 3 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में एनटीपीसी में, उस शिफ्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। जिनको भी अगर मैथ में लगे कि कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है या फिर मैथ अगर टफ लगे तो वो पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन किसी में नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम सवाल को समझेंगे कि कैसे हम लोग सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या देगा कि दो क्रमागत विषम संख्या का जो गुणनफल है वो 399 दिया गया है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो पहला संख्या को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा संख्या x+2 हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या यानी प्रत्येक दो के बाद आता है और इस दोनों का गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 399। तो ये क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण पे आ जाएगा। x गुना x करेंगे द्विघात समीकरण आएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा लंबा कर देगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आए तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से चलना है। हमें छोटी संख्या का बात कर रहे हैं, अगर हम छोटी संख्या को 17 मानेंगे तो इसका मतलब बड़ी संख्या 19 हो जाएगा, लगातार विषम संख्या। अगर इस दोनों गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर कितना हो जाएगा 9 7 63, यानी इकाई स्थान पर 3 आएगा, जबकि इकाई स्थान पर यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब हम 17 छोटी संख्या को मान नहीं सकते हैं। अगर हम छोटी संख्या को 19 मानते हैं तो इसका मतलब बड़ी संख्या 21 हो जाएगा। अगर हम इस दोनों गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आ रहा है, तो इसका मतलब छोटी संख्या 19 होगा। इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी इकाई स्थान देखकर हम यहाँ पे इस सवाल को बना सकते हैं। आपको बहुत ऐसा सवाल मिल जाएगा जो इकाई स्थान देख के बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखें। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल में भर दिया, तो कुल बोतल की संख्या कितनी होगी। जैसे यहाँ पे मिलीलीटर दिया गया है और यहाँ पे लीटर दिया गया है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 ml होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आता है हम लोग यूनिट को सेम करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितना दवा है 42,000 मिलीलीटर। 42 लीटर को क्या लिख सकते हैं 42,000 मिलीलीटर। अगर हम इसको 280 मिलीलीटर में पैक करेंगे तो कितना बोतल आएगा, 280 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गए और 28 से कितना बार में कटेगा, 28 और 14 42 होता है, तो ये 15 बार में कटेगा, यानी 150 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब जो बोतल की संख्या होगी वो 150 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें। ये सवाल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं करना, बस यहीं पर सॉल्व कर लेना। जैसे 6 में से 3 गया 3 और ये 3 को 5 गुना करेंगे 15, अब 15 + 2 17 और 26 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा 9, अब 12 में से 9 गया 3, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आए तो अगर एग्जाम में आए तो स्क्रीन पे ही इस सब सवाल को सॉल्व करके निकाल जाना है आगे। अब जैसे 393 नंबर सवाल देखें। इसमें x बराबर क्या दिया गया है 7 - 4√3 और हमें क्या निकालना है √x + 1/√x। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्वायर को फॉर्म में तोड़ेंगे तभी तो ये रूट में निकलेगा ना। तो हम एक मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, अगर कहीं पे लिखा रहे हैं जैसे 5 + 2√6 लिखा रहे हैं, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में अगर हम बदलेंगे स्क्वायर फॉर्म में तो हम कैसे करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये रूट के साथ 2 लगा रहना ज़रूरी है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए। इस 6 को ऐसे टर्म में तोड़िए कि गुना करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आए, तो 3 2 में टूटेगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें रूट लगा के यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, यानी √3 + √2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर √3 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 5 + 2√6 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे 4 दिया गया, जबकि हमें अभी जस्ट बताया कि यहाँ पे 2 रहना ज़रूरी है। तो 2 रहना ज़रूरी है तो हम क्या करते हैं 2 को रख लेते हैं, ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, और ये 2 को रूट के अंदर दे आते हैं। अगर रूट के अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर होके जाएगा, तो 2 दूना 4 जाएगा अंदर में, यानी 4 × 12 हो जाएगा ये। अगर ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा और 4 × 12 बन जाएगा ये, और 3 पहले से था। अब क्या करना है, इस 12 को 2 ऐसे टर्म में तोड़ना है कि गुना करने पे 12 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो अगर हम 6 दूना 12 करेंगे तो जोड़ने पे 8 आ जाता है, तो 6 2 के फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं। इसको हम लोग 4 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर 4 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 4 + 3 7 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, जब 4 3 के फॉर्म में टूट गया तो हम इसको लिख सकते हैं √4 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे, यानी √3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो यानी √x बराबर क्या आ जाएगा √4 - √3।
√4 माइनस √3 रूट एक्स का वैल्यू आ गया, यानी रूट एक्स बराबर क्या आ गया √4 माइनस √3। अगर हम 1/√x निकालेंगे 1/√x, तो अगर जिसका प्रैक्टिस होगा 1/√x, जिसका प्रैक्टिस होगा वो तो सीधा पता कर लेंगे कि जब हम 1/√x निकालते हैं परमेकरण करने पर ये √4 प्लस √3 आ जाता है। जिसका प्रैक्टिस होगा वो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जिसका प्रैक्टिस नहीं है वो अभी देख लेंगे, लेकिन अगली बार से डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम 1/√x करेंगे तो यानी 1/√4 प्लस माइनस √3 हो जाएगा। फिर अगर हम इसका परमेकरण करेंगे तो √4 माइनस √3 बाय √4 माइनस है तो प्लस से परमेकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a² माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का √4 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, यानी नीचे 1 आ गया। अगर बट्टा में 1 आए तो कोई उसका मत मायने नहीं रखता है, तो ये क्या बच जाएगा √4 प्लस √3। ये नीचे तो 1 आ गया ना, √4 माइनस √3 इंटू √4 प्लस √3, नीचे तो 1 आ गया। अब हमारे पास √x और 1/√x का मान आ गया, तो अगर हम इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √x प्लस 1/√x बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 से √3 कट गया, और ये √4 को क्या लिख सकते हैं 2, और ये √4 को क्या लिख सकते हैं +2, यानी 2 + 2 कितना 4, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप सीख गए इस सवाल को तो इस सवाल को बनाने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये बता रहे थे इसीलिए इसमें थोड़ा सा बताने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन ये मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 21.8 सेंटीमीटर। इस तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो उस वर्ग की भुजा का माप क्या होगा। जैसे एक आयत का तार है, आयत के आकार का, जिसका लंबाई 42.7 है और चौड़ाई जो है वो 21.8 है। इस तार को खोल के, यानी ये जो तार है ये तार को खोलकर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो इस वर्ग का भुजा क्या होगा। तो हम वर्ग का भुजा ए मान लेते हैं। अगर हम इस तार को खोल के वर्ग बनाते हैं, आयत के आकार के तार को खोल के वर्ग के आकार का तार बनाते हैं, तो इसका मतलब इसका दोनों का परिणाम समान होगा। पिघला के बनाते तब आयतन बराबर होता है, लेकिन इस पूरे तार को खोल के बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसका परिमाप बराबर होगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 21.8 प्लस 42.7 बराबर 4 है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, 2 1 3 1 4, 4 2 6 64.5 बराबर 2a। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ये बराबर क्या हो जाएगा 32.25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखें। संजय और जैकोब एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 7 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड गति से दौड़ना शुरू करता है। 42 मिनट के बाद उसके बीच में कितना दूरी रहेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम गुना स्पीड होता है। पहले ये फार्मूला लिख लेंगे। टाइम क्या दिया गया 42 मिनट, और जबकि ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो अगर हम 42 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी इतना समय लग रहा है। और अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, अब स्पीड निकालना है ना, अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। इसका स्पीड 5 है और इसका स्पीड 7 है, तो 7 5 12 मीटर पर सेकंड, नहीं इतना मीटर में आएगा, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड ले रहे थे, तो इतना मीटर दूरी आएगा। लेकिन जो भी आंसर है वो किलोमीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गुना तो बहुत है, लेकिन हम बहुत कम ही गुना में इस सवाल को बना सकते हैं। कैसे, जैसे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कोई 5 तो है नहीं कि जो इसको पूरी तरीके से काट दे, ये 100 को। कोई 5 या 2 रहता तभी तो 1 0 करता ना। तो हम क्या करते हैं, ये 100 को रहने देते हैं। अगर 100 रहेगा तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव आएगा। 100 है तो इसका मतलब क्या 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव एक ही ऑप्शन ए में दिया गया है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। n और 38 का जो अनुपात है वही 3 और 57 का अनुपात है, यानी n/38 = 3/57, 3/57। तो ये कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 19 3 57, और 3 से 3 कट गए, तो n बराबर कितना आ गया 2 आ गया, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 97 नंबर सवाल। 7500 रुपये पे 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में ज्ञात करें, यानी अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, ये ना कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेना है। अगर हम इस सवाल को
अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे बनाएंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, ये काफ़ी ज़्यादा समय ले लेगा, बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो इसको हम लोग इफ़ेक्टिव दर से बनाएंगे, इफ़ेक्टिव रेट से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो भी देखते हैं। जैसे 7500 रुपये मूलधन दिया गया है, 2 वर्ष 4 महीना दिया गया है। देखिए पहला वर्ष आपको 12% ही लगेगा, दूसरा वर्ष भी 12% लगेगा, और तीसरा वर्ष में केवल 4 महीना जाएगा। तो 12% का 4 महीना यानी 4/12, यानी 4 तिया 12, यानी 4% ही ब्याज लगेगा ना। कहने का मतलब है एक साल में 12% ब्याज लगता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर एक साल यानी 12 मंथ में 12% ब्याज लगता है, तो एक मंथ में 1% ब्याज लगेगा, और 4 मंथ में कितना परसेंट ब्याज होगा? 4% ब्याज होगा। तो इसका मतलब तीसरा साल केवल 4% ब्याज मिलेगा, क्योंकि केवल 4 महीना ही काम किया गया है, यानी सॉरी केवल 4 महीना ही रहा है मूलधन। अब हम क्या करते हैं, इस तीनों का इफ़ेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, और इफ़ेक्टिव रेट निकालेंगे वो भी अप्रॉक्स में निकालेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा है। तो इस दोनों का इफ़ेक्टिव रेट क्या होगा? जैसे हम लोग इफ़ेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं 2 साल का, A प्लस A गुना A/100। तो A प्लस A करेंगे तो 12 + 12 24 हो जाएगा, फिर 12 गुना 12/100 यानी 144/100, यानी 1.44, यानी 1.44 हो जाएगा, यानी 25.44 ये हो जाएगा, ये 25.44 होगा। अब इस दोनों का इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं। देखिए हम अप्रॉक्स वैल्यू निकटतम मान पूछा है ना, तो हम इसका 25% ही लेते हैं। तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना जाएगा? 25 + 4 + 25 गुने 4/100, यानी ये तो 1 हो जाएगा, और 25 4 29 31% आ जाएगा। यानी जो इफ़ेक्टिव रेट आया अप्रॉक्स में 30% आया इफ़ेक्टिव रेट। अगर हम 7500 का 30% निकालेंगे, 7500 का 30% तो कितना आ जाएगा? यानी 5 तिया 15, 7 21 22, यानी 2250 आ गया। 2250 के अप्रॉक्स में कौन आंसर है? और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम ये 0.44 छोड़ चुके हैं रेट में। अगर हम ये 0.44 भी लेंगे तो ये कुछ ना कुछ और बढ़ाएगा इसको। इसका मतलब 2250 से जस्ट ऊपर जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2250 से एक ही ऑप्शन ऊपर है, 2284, यानी जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ भी हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर हम अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पे बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो अगर हम जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे उस समय हम बता देंगे कि कैसे कैसे सवाल को, यानी कैसे कैसे किस किस डाटा पे कौन कौन सा रूल अपनाना है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसमें दिया क्या सवाल है? इसमें क्या है? भूगोल और इतिहास के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यानी भूगोल ये रहा। भूगोल का अगर प्राप्त औसत अंक निकालेंगे तो 8 5 13 9 22 2 हो जाएगा, और 6 2 8 6 14 6 6 20 7 27, यानी 272 आ गया। और औसत निकालना है तो 4 विषय है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 24 और 4 8 32, यानी 68 आ गया। तो 68 एक ही ऑप्शन में दिया गया है भूगोल का, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 68 दो ऑप्शन में रहता तब हम आगे चेक भी करते, लेकिन 68 जब एक ही ऑप्शन में दिया गया तो हम आगे क्यों चेक करेंगे? आगे चेक करके क्यों समय बर्बाद करेंगे? अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया? तो सबका पहले उच्चतम अंक पहले सबका अंक निकालना ही पड़ेगा इसमें। अगर हम सबको अंक निकालते तो 5 5 10 8 18 2 20 5 25 2 6 2 8 7 15 6 21 6 27 8 35 7 42, यानी इसका टोटल अंक 425 है। अगर इसका टोटल अंक निकाले तो 15 5 1 7 1 8 7 15 6 21 7 28 8 36 8 44, यानी 445 हो जाएगा। इसका औसत अंक निकाले तो 8 2 10 9 1 10 10 20 2 7 2 9 7 16 6 22 7 29 8 37 और 8 45, यानी 450 आ जाएगा। फिर अगर इसका निकालें तो 8 7 15 5 20 5 25 4 29 2 और 7 2 9 7 16 7 23 6 29 8 37 7 37 7 44, यानी 449। तो अब हम इजीली पता कर सकते हैं किसका सबसे हाईएस्ट अंक है, तो शिल्पा का 450, यानी सबसे हाईएस्ट अंक शिल्पा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस सब को हम लोग जितना फास्ट हम जोड़ सकते हैं उतना जल्दी हम इस सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित के तुलना में कितना अधिक है? देखिए बहुत आदमी यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे औसत अंक नहीं, विज्ञान में प्राप्त अंक गणित की तुलना में कितना अधिक है, ये रहना चाहिए सवाल को, औसत को हटा देना है। विज्ञान में प्राप्त अंक गणित की तुलना में कितना अधिक है। तो अब देखते हैं, अगर बहुत आदमी क्या करेंगे, पहले इस सबको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि विज्ञान में गणित से कितना ज़्यादा है। तो हम हर जगह देख लेते हैं ना कितना ज़्यादा है। समिता में यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 5 ज़्यादा है, और यहाँ पे 6 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 5, 20, 5, 25, यानी ओवरऑल कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, काम ख़त्म। यानी हमें पूरा ऐसा नहीं करना है कि गणित का अलग निकाल लेंगे, पहले गणित का निकालेंगे, फिर विज्ञान का निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। हमें निकालना है कि विज्ञान में गणित की तुलना में कितना ज़्यादा, तो हम हर जगह निकाल लेंगे। यहाँ पे 5 ज़्यादा है, पहला वाला। अस्मिता में भी 5 ज़्यादा है, और शिल्पा में भी, विज्ञान में 6 ज़्यादा है, और शीला में विज्ञान में 9 ज़्यादा है। तो टोटल मिला के 9, 6, 15, 5, 20, 5, 25, यानी टोटल मिला के 25 ज़्यादा होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। देखिए बहुत आदमी यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान पुट कर देंगे, लेकिन नहीं, हमेशा थीटा का मान नहीं पुट करना है। जब सवाल इजी वे में बन रहा हो तो थीटा का मान नहीं पुट करना है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अगर 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा अगर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, यानी 2 cos थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 + cos थीटा, ये एलसीएम आएगा ना, 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा, 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ अगर कैलकुलेशन करें, देखिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा ये मिलकर 1 दे देगा, और ये 1 + 1 2 दे देगा, अब प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर हम इस ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + cos थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर और नीचे, तो क्या बचेगा, 2/sin थीटा। तो 2/sin थीटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर थीटा का मान पुट करेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा थीटा का मान पुट करें, कभी कभी बेसिक से भी हम सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% का हानि होता है। 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यापारी को 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही बेसिक से और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस टाइप के सवाल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले आते हैं, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर, यानी 90 चॉकलेट को कितना में बेचा, यानी जो विक्रय मूल्य है 90 चॉकलेट का जो विक्रय मूल्य वो कितना दिया गया है, 160 रुपये दिया गया है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक चॉकलेट का जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे एक चॉकलेट का, तो कितना हो जाएगा, 160/90, यानी ये हम लोग क्या लिखे थे, रुपया लिए थे ना, तो एक जो ऊपर में आता है वो रुपया होता है, और जो नीचे में आता है वो क्या होता है, संख्या होता है, इसको ध्यान देंगे। अब हमारे पास जब एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य 160/90 आ गया, तो 160/90 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 20% का हानि होता है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100/80 करेंगे, यानी ये 101 चॉकलेट का क्रय मूल्य आ गया। अगर हम 20% लाभ पे बेचेंगे तो एक चॉकलेट को कितना बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। ये अभी हम एक चॉकलेट का निकाल रहे हैं, यानी 120 में बेचेंगे अगर हम 20% का लाभ चाहते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करके पहले निकाल लेते हैं, ये डबल जीरो कट के 20 से 6 बार में, और ये 20 से 4 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से ये 4 बार में, और कटेगा 3 से 2 बार में, और 3 से 3 बार में, यानी कितना आ गया, 8/3 आ गया। यानी एक चॉकलेट का जो क्रय मूल्य आया वो 8/3 आ गया। तो ऊपर में क्या रहता था, हम लोग क्या पता था, ऊपर में रहता था रुपया और नीचे में रहता था संख्या। तो क्या चीज़ बोला, उसे 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना चाहिए। तो हमें ये एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य आया 8/3 जो है 20% लाभ पे बेचने पर एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य आया, तो हमें बोला 96 रुपये, हमने यहाँ 8 रुपये आया। तो 96 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 12 से गुना कर देंगे। तो 12 × 96 बट्टा 12 × 36, इसका मतलब 96 रुपये में कितना चॉकलेट, 36 चॉकलेट बेचेगा। ऑप्शन नंबर
20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत ज्ञात करें। यानी कमरे का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 65 गुने 30 डेसीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल, अगर एक वर्ग मीटर का जो खर्चा अगर 45 रुपया है तो इतना वर्ग मीटर का जो खर्चा होगा गुने 45। एक्चुअली ये डेसीमीटर में था, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 100 डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें डेसीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डेसीमीटर था, अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर में क्यों बदलें, क्योंकि जो खर्चा दिया गया 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा 45 रुपये वर्ग मीटर का खर्चा है, तो इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसको 5 से काटेंगे तो, लेकिन कोई और सम संख्या तो है नहीं कि इसको 10 को पूरी तरीके से काट सके, तो करना क्या है कि कुछ नहीं करना, नीचे 10 है, नीचे 10 है, इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद एक ही अंक आना चाहिए। तो दशमलव के बाद एक अंक कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो दशमलव के बाद एक ही अंक 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो हमेशा कैलकुलेशन नहीं करना है, कभी डेसिमल के बाद एक अंक देख लेना है या फिर कभी यूनिट डिजिट देख लेना है, इसी तरीके से सवाल को बनाना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य को 20% से ज़्यादा अंकित करता है और 5% का छूट देता है, तो अंतिम प्राप्त लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो इसको हम लोग इफेक्टिव दर से ही बना सकते हैं। 20% ज़्यादा अंकित करने का मतलब +20 और 5% छूट देने का मतलब -5, और यहाँ पर जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल होता है, प्लस गुने माइनस माइनस 20 गुने 5/100, यानी 20 पंचे 100, 100 कट गया, यानी ये 1 आ गया। 20 में से 5 गया तो कितना हो गया, 15, फिर ये -1, यानी कितना हो जाएगा, 14% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी सवाल बना सकते हैं, या फिर अगर क्रय विक्रय मानक बनाएगा तो भी वही सेम ही आंसर आएगा। जैसे अगर हम क्रय मूल्य को अगर हम 100 माने, क्रय मूल्य को 100, तो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120, अंकित मूल्य 120। अब बेचते समय 5% का अगर हम छूट देंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120 पर अगर हम 5% का छूट दे रहे हैं तो 95% बेच रहे हैं, यानी 19/20, 5 से काटेंगे तो 20 से ये 6 बार में 19 छः के 114, यानी 114 में बेच रहे हैं, यानी 100 रुपये हम खरीद रहे हैं और 114 में बेच रहे हैं, तो 14% का लाभ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इफेक्टिव से भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 और 5 ने 4 और 1 से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया। तो 3 और 5 मिलकर कितना प्राप्त कर रहे हैं, 10, और ये जो है ना 6 और 8 के बीच में है, तो इसका मतलब ये 7 होगा, तो यानी 10 ये है और 7 ये है, 17 हो जाएगा ये 3 और 5 मिलके। उसके बाद क्या है, 4 और 1, तो 4 कितना में है, 6 और 1 8, यानी 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 + 8 14, तो कितना ज़्यादा है, 17 और 14 से कितना ज़्यादा, 3, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। जय और जोय का जो आयु का अनुपात है वो 5:2 है, उनकी आयु का योग 63 है। यानी जय और जोय का जो आयु का अनुपात है वो 5:2 है अनुपात में, और योग जो उसका 63, अनुपात में योग कितना हो रहा है, 7, और ये 7 का वैल्यू कितना देगा, 63, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, तो ये 5 का वैल्यू 45 और ये 2 का वैल्यू 18, 9 दूना 18, यानी उसका वर्तमान आयु आप पता चल गया, ये 45 है और इसका वर्तमान आयु 18 है। तो क्या चीज़ पूछा, 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद ये 54 साल का हो जाएगा, 9 वर्ष बाद ये 27 साल का हो जाएगा, तब इस दोनों का जो अनुपात होगा 27 × 54, यानी 2:1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ये सवाल लगभग बहुत बार आ चुका है, अगर प्रीवियस जितना भी अगर जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये सवाल बहुत बार आ चुका है, और बार बार बोल रहे हैं कि 2 ईयर में जो CA और SI का जो अंतर होता है वो क्या होता है, PR² बट्टा 100 का स्क्वायर। तो मूलधन कितना दिया गया, 5,000, R कितना दिया गया, 8 × 8 बट्टा 100 × 100,
ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 50 से फिर 2 बार में, 2 से ये 4 बार में, 4 अट्ठे 32, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सबको जोड़ के और जितना नंबर ऑफ संख्या होगा उससे डिवाइड कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, यानी इसका जो 408 का आंसर होगा वो ए दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। सबको जोड़कर जितना संख्या रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। अब 409 देखते हैं। 6 बढ़े 16 दिन में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं, तो 8 बढ़े 4 दिन में तक काम करते हैं तो कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे। इसको हम लोग कौन से फॉर्मूला बनाएंगे, M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2। ठीक है, तो कितना बढ़ा है, यानी कितना आदमी है, 6 आदमी है, कितना दिन काम कर रहा है, 16 दिन, और कितना काम है, 96 खिड़की बनाना काम है, तो 96 को नीचे बराबर 8 बढ़ा है 4 दिन, यानी 8 गुने 4 बटा कितना खिड़की बनाए, यानी कितना काम करेगा, ये W2 निकालना है। तो यानी 8 से ये 2 बार में, और 2 से ये 2 बार में, और 6 से ये 16 बार में, तो W2 बराबर कितना जाएगा, 16 गुने 2 यानी 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो बिंदु ए बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11/2 घंटा में तय की गई। तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11/2 घंटा में तय की गई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर टाइम गुना स्पीड। टाइम कितना दिया गया, 11/2 घंटा, और स्पीड कितना देगा 50, यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में, यानी जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो 11 गुने 25 आएगा। अब क्या बोला, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें, यानी जो अब स्पीड जो होगा वो 55 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तब टाइम क्या लगेगा, यानी टाइम बराबर फिर निकाल लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो वही आ गया था 11 गुने 25, और स्पीड कितना है 55, 11 से कितना बार में, 5 बार में, ये फिर 5 से 25 5 बार में, यानी जो टाइम आएगा वो 5 घंटा आएगा। तो क्या चीज़ पूछ रहा है सवाल में कि कितना समय का बचाया जा सकता है, कितना समय बचाया जा सकता है, यानी पहले 5.5 घंटा लग रहा था, अब 5 घंटा लग रहा है, यानी 30 मिनट बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9/2 मीटर कपड़े का जो मूल है वो 243/4 है, तो प्रति कपड़े, यानी एक कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, यानी इस 6 चौका 24, 240 + 3 यानी 243/4 को अगर हम भागा करेंगे किससे, 9/2 से भाग कर देंगे। अगर जैसे 5 कपड़े का मूल्य अगर 10 रुपया दिएगा, तो एक कपड़े का मूल्य 10/5 करते हैं ना, भागा करते हैं ना। उसी तरह इतना कपड़ा का जो मूल्य है वो इतना दिया गया, तो अगर हम एक कपड़ा का मूल्य निकालना प्रति मीटर कपड़ा का मूल्य, तो भागा दे देंगे, तो यानी 200, अगर हम इसको गुना बदलेंगे, यानी 243/4 गुने 2/9, 2 से ये 2 बार में, और 9 से कितना बार में, 9 × 18, 9 से 27/2, यानी 13.1/2 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी त्रिभुज के एक कोण 55 डिग्री का है, अन्य दो कोणों का अनुपात जो है वो 9:16 है, यानी फर्स्ट कोण जो है वो 55 डिग्री है, और सेकेंड और थर्ड कोण का जो अनुपात है वो 9x/16x है। तो अन्य दो कोणों का माप क्या होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे 55 + 9x + 16x, ये किसके बराबर होगा 180, तो 16 × 9 25x बराबर, ये 55 उधर माइनस होगा तो 125 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। जब x बराबर 5 आ गया तो ये 9x बराबर 9 × 5 = 45, और ये 16x बराबर 16 × 5 = 80, यानी 45 और 80। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे एक कारखाने में जनवरी के महीने में इतना कैसेट का उत्पादन हुआ, फरवरी के महीने में इससे इतना ज़्यादा कैसेट का उत्पादन हुआ, और मार्च के महीने में फरवरी की अपेक्षा इतना कैसेट का ज़्यादा उत्पादन हुआ। जैसे अगर हम इस सवाल को बेसिक से बनाएंगे, बेसिक से जोड़ के, तो कैसे करना पड़ेगा, पहले जनवरी में इतना दिया गया, फिर फरवरी का निकालने के लिए इसमें इतना जोड़ना पड़ेगा, फिर मार्च की निकालने के लिए यहाँ पे जितना जोड़ करके आएगा फरवरी में उसमें इतना घटाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, जनवरी फरवरी और मार्च तीनों को जोड़ना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। लेकिन इसको हम लोग बहुत ही जल्दीबाजी में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे अगर हम जनवरी
फरवरी और मार्च का बात करें, अगर जनवरी में बोलता है एक्स है और फरवरी में क्या हुआ कि एक्स से कुछ ज़्यादा उत्पादन, मान चलिए ए ज़्यादा उत्पादन होता है, फरवरी में का उत्पादन एक्स प्लस ए हो जाएगा। और मार्च में क्या हुआ कि फरवरी की अपेक्षा कुछ उत्पादन कम हो गया, तो इसका मार्च का जो उत्पादन होगा एक्स प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। मान चलिए कुछ उत्पादन कम हो गया फरवरी की अपेक्षा मार्च में, तो अगर बोलेगा तीनों मिला के कुल कितना उत्पादन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि जो तीनों मिला के उत्पादन हुआ वो एक्स प्लस एक्स यानी 3x प्लस यानी ए प्लस ए 2a माइनस बी। इसका मतलब इसको 3 से गुना करके, इसको फिर 2 से गुना करके और ये घटा देंगे अगर, तो हमें जो फरवरी का जो टोटल उत्पादन होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम गुना करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है। अगर यहाँ पे 9 है, अगर 9 को 3 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 7 आएगा। यहाँ पे 3 है और 3 को 2 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। और यहाँ पे 8 है -7 यानी 7 6 13 में से 8 गया 5, यानी इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। और इकाई स्थान पे 5 ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका मतलब ए और डी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अगर ए और डी ऑप्शन ख़त्म हो गया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब लाख वाला जो टर्म है उसको देख लेना है। अगर हम लाख वाला टर्म देखें तो 18 लाख ये है, अप्रॉक्स लेना, इस सबको जीरो कर देना 18 लाख, तो इसका मतलब 18 × 54 लाख हो जाएगा, क्योंकि पहला 3 से गुना करना है यानी 54 ये हो जाएगा। यहाँ लाख पे तो कोई बात ही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ लाख में देखें तो यहाँ पे लाख में 2 है, तो अगर हम लाख में 2 देखें, सॉरी यहाँ पे लाख में भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये 25,000 में है ना, तो 25,000 में अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब लाख के स्थान पर केवल 54 के अप्रॉक्स में जो आंसर होगा वही ऑप्शन होगा। 18 × 54 हो रहा है ना, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 54 के अप्रॉक्स में यानी 54 लाख के अप्रॉक्स में जो आंसर होगा तो वही इसका आंसर होगा। तो 54 लाख के अप्रॉक्स में एक ही ऑप्शन दिया गया 55 लाख, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को बनाएंगे। जब भी इस तरह का बड़ा वाला सवाल आए तो 2 तरीके से देखना है, एक तो इकाई स्थान से देखना है और दूसरा उसके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू से देखना है, अप्रॉक्स वैल्यू वो कहाँ तक जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप जोड़ के भी देखिएगा तो वो भी ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।